हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा साइकोलॉजी प्रैक्टिस बेस्ट 3 प्रारंभ हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे सभी के सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा जो सेशन है उसे हम प्रारंभ करें और ज़्यादा समय ना व्यक्त करते हुए आपकी जो आज की क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की जो क्लास है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। जैसा कि इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं और दोनों क्लासों में आप लोगों के बेहतरीन आंसर जो जवाब मिले हैं वो मिले हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग इसी तरीके से मुझे जवाब देते रहेंगे। तो चलिए, ये है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और उम्मीद रहेगी कि सभी बच्चे सही आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशक की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है। बच्चा ध्यान देना कि इसमें जो पूछा गया है वो किसके बारे में पूछ रहा है। वो पूछ रहा है नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव, यानी कि गलत के बारे में। गलत कथन है। देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है, निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करना है। दूसरा ऑप्शन है, निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। तीसरा है, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करता है। और चौथा ऑप्शन है, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करना है। तो बच्चा जल्दी से इसका जो भी आपको आंसर लग रहा है जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो है क्या। तो याद रखना, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। याद रखना, ये क्या है? ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और डी बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल क्या है? राइट है। ये चीज याद रखना। इसी के साथ देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है? परावर्तक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। एक चीज याद रखना। देखिए क्या कह रहा है, इस चीज के बारे में रखना। चिंतन यानी कि एक प्रकार का चिंतन जिससे अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है। बच्चा याद रखना, ये क्या होता है? देखो, सृजनात्मक और आलोचनात्मक क्या होता है। आलोचनात्मक का मतलब होता है जहां पर हम निंदा करते हैं, वो होता है आलोचनात्मक। जैसे मैंने किसी के बारे में गलत कहा, बुरा कहा, ये होता है आलोचनात्मक। अब देखिए, सृजनात्मक क्या होता है? सृजनात्मक का मतलब होता है जो हमारी क्रिएटिविटी होती है उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। बच्चा किस तरीके से कार्य को कर रहा है, वो कैसे कार्य को किस तरीके से किस लगन के साथ उसने कार्य को किया है। अब है अवधारणात्मक चिंतन। याद रखना, जो अवधारणात्मक चिंतन होता है, इस चिंतन में क्या होता है? अनुभव के साथ संवेदना भी क्या होती है? व्याख्या की जाती है। अनुभव के साथ क्या होती है? संवेदना की व्याख्या की जाती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ये चीज याद रखना, अवधारणात्मक चिंतन। इसी के साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर ये तीसरा क्वेश्चन है। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो ये जितने भी क्वेश्चन है वो सभी वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं, आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? भावना यानी इमोशनल के साथ। संवेग भावनाओं के आधार होते हैं। भावनाएं जन्मजात होती हैं। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल देती हैं। बिल्कुल सही है। ज्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती हैं क्योंकि उनके पास कोई भी बौद्धिक समझ नहीं होती है। ये याद रखना, संवेग जन्मजात भी होते हैं, संवेग भावनाओं के आधार होते हैं, ये भी सही है। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वह स्थिति भी बदल देने पर, ये भी बिल्कुल सही है। और वो पूछ क्या रहा है बच्चे? याद रखना, वो पूछा है गलत कथन है। तो याद रखना, नहीं के बारे में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका डी जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, यानी कि गलत नेगेटिव सेंस में इसका डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। वो कैसे? कि ज्यादातर जानवरों में क्या होती है? भावनाएं नहीं होती हैं और उनके पास कोई भी, क्योंकि बौद्धिक स्तर या उनके जो सोचने समझने की जो बुद्धि होती है वो उनके पास नहीं होती। इसी के साथ देखिए ये आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से एक बार इसका आंसर देंगे। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, सेकंड ऑप्शन है नैदानिक विधि, तीसरा ऑप्शन है
मनोभौतिक विधि, चौथा है आत्मरक्षण विधि। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका जो आंसर है वो क्या है। व्यवहार को, बिहेवियर को सब अध्ययन, बिहेवियर का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी जो विधि है वो कौन सी है। याद रखना, आत्मनिरीक्षण जो विधि होती है ये क्या होती है, ये होती है व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, आत्मनिरीक्षण विधि। तो जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और उम्मीद रहेगी कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें मजा आ रहा होगा। सभी बच्चे कमेंट्स करते रहे, राइट आंसर देते रहे कि आपका जो सही आंसर है वो है क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना है, धमकी देना एवं उपहास करना, सताना या शरीर रचना में एस्थेनिक होना। याद रखना, शरीर रचना में क्या है, एस्थेनिक होना। जल्दी से आंसर देते रहिए। 5 का आंसर क्या होगा, वो क्या कह रहा है, एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है विद्यालय की संपत्ति को नष्ट करना। बच्चा करता अपराधी है तो ऐसा काम करेगा ही। स्कूल के कभी क्या है, बेंचों को तोड़ना, कभी दरवाजे की खिड़कियों को तोड़ देना, ये काम करेगा, अपराधी है। तो धमकी देना, उपासना करना, किसी बच्चे का मजाक उड़ाना, टीचर के लिए धमकी दे देना, बच्चे को धमकी देना, ये भी है। सताना, भाई बार बार परेशान करेगा तो सताना भी है। शरीर संरचना में एस्थेनिक होना, शरीर संरचना एस्थेनिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बच्चा होता है वो अपने ऊपर कंट्रोल कर सके, वो ऐसा नहीं हो करता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो उसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा, याद रखना डी, क्योंकि वो किसके बारे में बोल रहा है, वो नहीं के बारे में कह रहा है। इसके जो राइट आंसर है वो है डी। जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है, वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बालक वंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। ऑप्शन देखिए, अवधानात्मक सेकंड है, अवधानात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक, उत्पादन। सेकंड ऑप्शन है अवधानात्मक, अभिप्रेरणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन। तीसरा है अभिप्रेरणात्मक, अवधानात्मक, धनात्मक और क्या है, उत्पादन। चौथा है अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और विप्रेरणात्मक। जल्दी से इसका जो राइट आंसर, मुझे जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। सबसे पहले क्या होती है, अटेंशन होती है, यानी कि अवधानात्मक होता है। देखो कहाँ पहले पे अवधान, तो देखिए अवधान पहले पे भी है, बी पे, डी पे भी है, लेकिन किस पे नहीं है, सी पे नहीं है, इसलिए तो सी ऑप्शन इसका होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं। सेकंड समझना इसके बाद में। दूसरा होता है धारणात्मक, यानी कि बच्चा पहले अटेंशन करता है फिर किसी चीज को धारण करता है। तो देखो धारण सेकंड पर किस किस पे है, ए में है और डी में है, तो इसलिए बी भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा होता है उत्पादन, किसी चीज को जन्म देना। चौथा था अभिप्रेरणात्मक, तो ये कहीं है उत्पादन और विप्रेरणात्मक। तो जिन भी बच्चों ने डी कहा है याद रखना उनका बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चा, याद रखना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मॉर्टिन प्रिंस, आलपोर्ट, वैलेंटाइन, और ये वैलेंटाइन होता है, याद रखना। या कैटल। तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, किसने कहा था, याद रखना बच्चे, कहा था सी वैलेंटाइन ने, यानी वैलेंटाइन ने कहा था। तो जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। विकास में परिवर्तन निहित होता है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्ण अनुमान में होते हैं, आरंभिक विकास पश्चावर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होते हैं, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पादन होता है। असत्य यानी कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, फिर नेगेटिव के बारे में पूछ रहा है कि विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सी जो बात है वो गलत है, यानी कि कौन सी बात गलत है। तो नेगेटिव सेंस के बारे में पूछा है, तो उम्मीद रहेगी कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही जाएगा। जल्दी बताइए क्या है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पादन होता है, आरंभिक विकास पश्चावर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। विकासात्मक पैटर्न
में होते हैं, ये भी सही है। विकास में परिवर्तन निहित होता है, ये भी सही है। देखो बच्चा समझना, विकास में परिवर्तन यानी कि बच्चे का जो विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि क्योंकि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो विकास का क्या होता है, हिस्सा होता है। तो इसलिए कि बच्चे का जब विकास होता है तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जो संवेग होते हैं, उसकी जो समझ होती है, उसमें क्या है, परिवर्तन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो नहीं के बारे में पूछ रहा है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्ण अनुमान में होते हैं, यानी कि विकासात्मक जो भी विकास हो रहा है बच्चे का, हम उसमें कुछ अनुमान नहीं लगा सकते कि बच्चा बड़ा होकर कैसे होगा, ये कैसा नहीं होगा, हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तीसरा ऑप्शन है, इसलिए बी भी बिल्कुल सत्य है, पॉजिटिव सेंस है। आरंभिक विकास जो होता है पश्चावर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होता है, यानी कि जो बच्चे का शैशवावस्था का विकास होता है, बच्चे का जो बाल्यावस्था का विकास होता है, वो जो बाद का जो विकास होता है उससे कैसा होता है, संकटपूर्ण होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पादन होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पादक नहीं होता है, ये चीज याद रखना। तो जिन भी बच्चों ने 8 का डी दिया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे बच्चे क्या है, गलत है। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद रहेगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, कमेंट्स करें, ताकि आपका जो आंसर है, आंसर का कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कितना सीख रहे हो और कितना नहीं सीख रहे हो। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में। जल्दी से मुझे इसका जो राइट आंसर है वो दीजिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो याद रखना, देखो शैशवावस्था में जब बच्चा हो रहा है तो उसमें कोई शारीरिक रूप से बच्चा है, लड़कियां लड़की कोई वो नहीं होती, क्योंकि लड़कियां तो और कैसी होती है, कमजोर होती हैं जब छोटी होती हैं। उत्तर बाल्यावस्था ये भी नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखना, राइट आंसर होगा किशोर अवस्था। देखो किशोर अवस्था के अंदर, जो किशोरावस्था होती है वो 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष मानी गई है, जिसे हम लोग टीन एज कहते हैं। अगर टीन एज के बारे में पूछा कि टीन एज किसे कहा जाता है, याद रखना 13 से 19 वर्ष। इस किशोरावस्था के अंदर जो लड़कियां होती हैं 13 से 16 वर्ष में, लड़कियों के जो बॉडी की स्ट्रक्चर होता है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो अधिक होता है लड़कों के मुकाबले। और लड़कों का जो होगा वो याद रखना, वो होता है 15 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। यानी कि लड़कियों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो वो क्या होता है, वो जल्दी हो जाता है, और लड़कों का क्या होता है, वो बाद में होता है। तो जिन भी बच्चों ने इसका आंसर डी दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसी तरीके से भाई उम्मीद रहे कि जैसा अब तक आप लोगों ने आंसर देते जा रहे हो वैसा ही आंसर देते रहिए, और बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन आपके जो आंसर है वो मिल रहे हैं, और मोस्टली बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिए, और कमेंट्स करते रहिए भाई, लाइक भी करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, चेतना, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया, अस्तित्व के तरीके और समस्याएं। जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, किसके बारे में बोल रहा है वो। विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार, तो संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया ही क्या होती है, देखना यही होती है विषय वस्तु समग्रवादी मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र। तो जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो सी आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्राइड ने किससे संबोधित किया है। देखिए ये याद रखना, लड़कियों का लगाव होता है अपने पिता के साथ, और लड़कों का लगाव होता है अपनी माता के साथ। तो ये जो लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, ये ग्रंथियों के आधार पर होता है। तो सिगमंड फ्राइड ने बच्चों में 2 प्रकार की ग्रंथियां बताई हैं, एक होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, एक होती है ओडिपस ग्रंथि। तो देखिए जो ओडिपस ग्रंथि होती है वो ग्रंथि पाई जाती है, याद रखना, लड़कों में अपनी माता के लिए, और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है
ये इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है लड़कियों में अपने पिता के लिए। ये दो प्रकार की ग्रंथियां बताई हैं, याद रखना, सिगमंड फ्राइड ने। तो देखो क्या पूछा है, लड़कियों के पैतृक प्रेम, यानी लड़कियों का जो प्रेम है वो अपने पिता के प्रति है, तो किस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। तो ऑप्शन में इलेक्ट्रा ग्रंथि है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। और जो ओडिपस ग्रंथि होती है, ओडिपस ग्रंथि का मतलब होता है बच्चे याद रखना कि जो लड़कों का लगाव होता है, जो लड़कों का लगाव होता है वो किसके प्रति होता है, अपनी माता जी के साथ, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, ये चीज याद रखना। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे बच्चे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट, यूपी टेट, किसी भी अदर टेट स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो याद रखना ये एग्जाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो और ये इस प्रैक्टिस सीजन की जितनी भी वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है वो सभी के सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लाभदायक है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और याद रखना वीडियो को संपूर्ण देखा करो, पूरी देखा करो, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आते हैं और हमें किस तरीके से जवाब या आंसर देना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इनका ठीक उल्टा होता है, यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ व पितृ पक्षों का नियम, संयोग का नियम, याद रखना बच्चा। तो जो भी जल्दी बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, कभी कभी होता क्या है इस चीज को समझना, कुछ नियम होते हैं वंशानुक्रम के, जैसे एक नियम होता है समानता का नियम। समानता का नियम किस चीज के बारे में बताता है? समानता का नियम हमें बताता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही कैसे होंगे उनके बच्चे होंगे, ये होता है समानता का नियम। जैसे किसी के सपोज माता पिता हैं, वो माता पिता कैसे हैं, वो सुंदर है, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी कैसे होंगे, सुंदर ही होंगे, ये होता है समानता का नियम, यानी जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होना। एक होता है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या कहलाता है, इसे याद रखना। प्रत्यागमन का नियम होता है कि जैसे माता पिता होंगे, एक ही माता पिता के, नहीं सॉरी, जैसे माता पिता होंगे उनके अपोजिट बच्चे होंगे। यानी कि सपोज करना कि कोई प्रतिभाशाली माता पिता हैं, किसी के माता पिता पढ़ने में अच्छे हैं, उनके बच्चे कैसे हो जाएंगे, उनके बच्चे पढ़ने में थोड़े नालायक हो जाएं। या कोई माता पिता बिल्कुल अनपढ़ है, उसके बच्चे कैसे हो जाए, ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएं। तो यही होता है प्रत्यागमन का नियम। तीसरा नियम होता है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम क्या होता है? भिन्नता का नियम होता है जब माता पिता जो हैं, भिन्नता का नियम क्या कहता है, याद रखना बच्चा, जो माता पिता होते हैं, एक ही माता पिता के दो बच्चे दोनों कैसे हो, अलग अलग हो। जैसे सपोज करना कोई एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, लड़का सुंदर हो जाए, लड़की थोड़ी सांवली हो जाए, तो ये कौन सा होता है, भिन्नता का। माता पिता तो सेम है लेकिन दोनों बच्चे कैसे अलग अलग हैं, यही क्या होता है, भिन्नता का नियम। तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए। जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, ये याद रखना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्मुखी सोच प्रकार के व्यक्ति की विशेषता है? यथार्थवादी और व्यवहारिक, अपनी बौद्धिक खोज में लीन, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन, अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ से प्रचारित करना। जल्दी से ऑप्शन दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतर्मुखी, देखो इसे कहा जाता है इंट्रोवर्ड, और ये थ्योरी थी, ये थी युंग या जुंग की। और जुंग ने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी को कितने भागों में बांटा था, तीन भागों में। पहला होता है जिसे कहा जाता है इंट्रोवर्ड यानी कि अंतर्मुखी,
दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट, ये होता है अंतर्मुखी। दूसरा होता है बहिर्मुखी और तीसरा होता है एम्बिवर्ट, जिसका अर्थ होता है उभयमुखी। ये चीज याद रखना, अंतर्मुखी उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ अपने आप तक ही या अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें अंतर्मुखी कहा जाता है। एस्ट्रो या बहिर्मुखी उन्हें कहा जाता है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहिर्मुखी कहा जाता है। और जो उभयमुखी होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, जो अपने और दूसरे के बारे में सोचे। तो उन्होंने क्या कहा बच्चा, अंतर्मुखी के बारे में। तो जो अपने आप में ही बस लीन रहे, अपने आप के बारे में ही सोचे, किसी और के बारे में ना सोचे, वो क्या होता है, अंतर्मुखी। तो ऑप्शन में है क्या, अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहना, यानी अपने आप में ही सिर्फ लीन रहना ही क्या कहलाता है, अंतर्मुखी। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लांसे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है। तो जल्दी बताइए बच्चा, याद रखना किसके द्वारा है, जेम्स लांसे। तो इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले इन्होंने परिस्थिति के बारे में बताया था, दूसरा बताया था शारीरिक अशांति के बारे में, तीसरा क्या था, मानसिक स्थिति के बारे में। तो है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई। देखो परिस्थिति है, शारीरिक अशांति भी है, तो ए ही देखो पहले ही नंबर पर इसका जो ऑप्शन है वो हो जाता है बच्चा, याद रखना। इन्होंने जेम्स लॉन्सो ने क्या कहा था, इन्होंने संवेग के बारे में कहा था कि जो व्यक्ति होता है वो सबसे पहले परिस्थिति के अकॉर्डिंग करता है, जब वो परिस्थिति में फंस जाता है तो अशांत हो जाता है, और उससे बाहर निकलने के लिए वो क्या, दिमाग यानी कि मानसिक स्थिति के बारे में क्या है, उसके द्वारा वो बाहर निकलता है, उसकी स्थिति को क्या है, कंट्रोल करता है। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, आकस्मिकता, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, आदत बल, अनुक्रिया का सहजता से होना। जल्दी कीजिए बच्चा, मुझे आंसर बताइए। देखिए अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है बच्चा, आदत बल के बारे में याद रखना, क्या होती है, हैबिट्स। हैबिट जो फोर्स होता है, आदत जो बल होती है, वो क्या होती है, अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। बाकी सारी आकस्मिकता होती है, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया ये भी होती है, अनुक्रिया का सहजता से होना ये भी होता है, सिर्फ सी नहीं होता, आदत बल नहीं होता। तो जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है। देखिए तो गार्डन है ये, गार्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है, तो वो कौन सा होगा, याद रखना। पहला ऑप्शन है संलग्नता अंत भारविता, समान वस्तु की खोज, सतघनन, संकल्पना निर्माण। जल्दी बताइए बच्चा क्या है, नहीं है, नेगेटिव के बारे में पूछ रहा है। देखो संलग्नता भी होता है, समान वस्तु की खोज भी होती है, स्थगन भी होता है, लेकिन क्या होता है, संकल्पना निर्माण नहीं होता। तो इसलिए जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो जल्दी से जल्दी भाई इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए, आपका ज्यादा समय ना खराब करते हो, कंटिन्यू इसी के साथ हम लोग जो क्वेश्चन है सिर्फ ओनली क्वेश्चनों पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है आपका सिलेक्शन। और याद रखना, अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, अपने यूट्यूब से जुड़े रहे, तो आपके सिलेक्शन में जो भी आपके नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से जो बच्चे फेल हो जाते हैं, याद रखना वो बच्चे फेल नहीं होंगे, और जो बच्चे सिर्फ पॉइंट में पास होते हैं वो बच्चे बहुत बेहतरीन नंबरों से पास होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, तेजी से और आसानी से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं जिनके बारे में ज्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, जो कुछ उन्हें सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत सी अभ्यास की आवश्यकता होती है। जल्दी बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, बच्चा नेगेटिव सेंस याद रखना। तेजी और आसानी से सीखते हैं, बिल्कुल सही है ये बात। तो कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। बहुत प्रकार की जानकारी रखते हैं जिनके बारे में ज्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, बिल्कुल सही बात है।
जो कुछ उन्हें सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत सी अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर बच्चा वो क्या होगा, डी आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने क्या है डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है, ये चीज याद रखना। जल्दी बताइए बच्चा, वह संधि कौन सा है? तो देखिए याद रखना, वह संधि जो होती है बच्चा, इसे कहा जाता है, जो बच्चा होता है वो कहां पर, यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसको समाप्त करके और पूर्व जो किशोर अवस्था होती है उसमें प्रवेश कर जाता है, इसे कहते हैं वैसंधि। ये चीज याद रखना। तो देखिए, जो वैसंधि की जो स्टेज होती है बच्चा वो यानी कि किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था का टाइम कहाँ है इस पे, देखिए 10 से 12 ये तो होगा नहीं, 6 से 12, 11 से 16, 8 से 10। तो बच्चे याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 से 16, क्योंकि किशोर अवस्था की बात हो जाएगी इसमें, पूर्व किशोर अवस्था की बात। तो ये क्या होगा बच्चा, 11 से 16 वर्ष बिल्कुल क्या है राइट आंसर है। इसी के साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत सही आपके जवाब मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? आर्मी अल्फा परीक्षण, कोहका ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन रचना परीक्षण, पास एलांग परीक्षण। जल्दी बताइए बच्चे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। देखिए ये क्या बात कर रहा है, बुद्धि का एक निष्पादन परीक्षण नहीं है। आर्मी अल्फा जो परीक्षण है बच्चा देखना ये नहीं है। बाकी कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो घन ने दिया था, यानी कोह ने दिया था, ऐसी कोह ने घन का है बच्चा याद रखना, ये गा ने दिया था। पास का पास का जो है बच्चा याद रखना, पास एलान परीक्षण। तो ये जो है ये भी कैसा परीक्षण है, बुद्धि का निष्पादन है। लेकिन जो नहीं है वो कौन सा, आर्मी अल्फा। आर्मी अल्फा जो परीक्षण है बेटा याद रखना, ये किसके अंदर आता है, ये आपका इंटेलिजेंसी के अंदर आता है। लेकिन होता कैसा है, ये होता है अशाब्दिक। ये कौन सा है, शाब्दिक। और ये कौन सा होता है बच्चा, अशाब्दिक। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ बाद में, जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? अमूर्त तर्क के बारे में बेटा तो याद रखना इसी को क्या कहा जाता है, औपचारिक अवस्था। देखो जीन प्याजे ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेगात्मक विकास की। और संवेगात्मक में जो 4 अवस्थाएं बताई है, सबसे पहली होती है संवेदी पेशी, सेंसी मोटर कहते हैं जिसे, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसका जन्म 2 से 7 वर्ष होता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। तीसरी अवस्था जो होती है उसे कहते हैं मूर्त मूर्त अवस्था। इस मूर्त अवस्था को ही ठोस अवस्था कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। और चौथी जो अवस्था होती है इसे कहते हैं अमूर्त। और जो अमूर्त होती है इसी को औपचारिक कहा जाता है। और औपचारिक का जो टाइम पीरियड बताया वो कितना बताया बच्चा याद रखना, 11 से अधिक। तो देखिए ऑप्शन में है क्या, 11 से अधिक बिल्कुल है, 11 से 14। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ये चीज याद रखना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? टर्मन, डियरबार्न,
बंकिंघम और कार्लविन। जल्दी बताइए बच्चे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। बच्चा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि अमूर्त बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, अमूर्त बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो बच्चे याद रखना ये दिया था टर्मन ने। तो देखिए ऑप्शन है क्या टर्मन? बिल्कुल है, ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। और अगर हमसे पूछा जाए एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो बच्चे याद रखना बीने ने। हमसे आ जाए दो कारक बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसने दिया है, थोड़ा याद रखना स्पेयरमैन ने। पेपर में क्वेश्चन आए तीन कारक या त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पेयरमैन ने। अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया है, थोड़ा याद रखना थ्रस्टन। तो इसी के साथ इसका जो आंसर है वो ए है। और इन्हें याद रखना, एक क्लास आपके लिए ऐसी बनाई जाएगी जिसके अंदर क्या है, सिर्फ ओनली बुद्धि के कारक बताए जाएंगे, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांवेगिक स्थिरता, सांवेगिक संवेदनशीलता, सांवेगिक विरेचन, और बेटा चौथा ऑप्शन क्या है, सांवेगिक सामर्थ्य। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चा मुझे। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सांवेगिक विरेचन। देखो वो किसके बारे में कह रहा है, वो बेटा वो कह रहा है सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों का बाहर निकालने की प्रक्रिया को। देखिए सांवेगिक विचरण का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन करना, यानी कि किसी चीज को बताना, जानकारी देना। अब वो यही तो कह रहा है कि बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बच्चे याद रखना सांवेगिक विरेचन कहा जाता है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए बच्चा नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थितियां प्रदान करना, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान, या कक्षा में विचार विमर्श करना। जल्दी बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। देखो नहीं के बारे में है, विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देना बिल्कुल सही बात है, समस्या समाधान ये भी सही है, कक्षा में विचार विमर्श करना ये भी सही है, लेकिन कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना ये जो है बच्चा वो क्या है, वो नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि वो किसके बारे में कह रहा है, नहीं के बारे में। अगर वो कहता कि है तो याद रखना बच्चा, फिर तीन आपके ऑप्शन क्या होते, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, रोसार शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित किए गए हैं? देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था प्रैक्टिस सेट के अंदर, फिर आ चुका है एग्जाम में। याद रखना बच्चा, रोसार्क जो परीक्षण है, रोसार्क परीक्षण ये दिया था हरमान रोसार्क ने, इसलिए इसका नाम क्या होगा, रोसार्क। और इसमें टोटल जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 10, जिनमें से 5 कार्ड होते हैं काले रंग के, 3 कार्ड होते हैं सफेद रंग के, 2 कार्ड होते हैं कई रंग के। ये चीज याद रखना। तो 10 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में इनमें से जाना जाता है, ईएल थॉर्नडाइक, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फ्रोबेल। तो जल्दी बताइए बच्चा, और उम्मीद रहेगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएं और बिल्कुल सही होना चाहिए। किसके बारे में, शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के बच्चा याद रखना पिता किसे कहा जाता है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान का पिता जो है बेटा वो कौन है, थॉर्नडाइक। ये चीज याद रखना। तो थॉर्नडाइक जो हैं उन्होंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान। और आप हमसे ये भी पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम क्या था बच्चा याद रखना, एसआर थ्योरी। और एसआर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। और एसआर थ्योरी को ही इन्होंने किस बुक में दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान में। जब इन्होंने ये सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान किताब में दिया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा,
शिक्षा का पिता कहा जाने लगा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहने जाने लगा, ये चीज याद रखना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था, ये चीज याद रखना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और उम्मीद है कि सभी लोग इसका क्या आंसर बिल्कुल सही देंगे। सोशियोमेट्रिक तकनीक का जो आविष्कार है वो किसने किया था? एंडरसन ने, मोरनो ने, हरलॉक ने, या बच्चा याद रखना GS मामोर ने। तो बेटा याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? B JE मोरनो, यानी कि सोशियोमेट्रिक तकनीक का जो आविष्कार किया है वो किसने किया था? मोरनो ने। तो जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है उन बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है बी, ये चीज याद रखना। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोविकास विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? जल्दी बताइए बच्चा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चौथी मनो। तो याद रखना बच्चा, एरिक्सन ने जो मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो कितनी बताई हैं? टोटल 8। और वो किसके बारे में पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे चौथी अवस्था के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिश्रम बेटा, परिश्रम बेनाम हीनता। तो इन जिस भी बच्चे ने सी कहा है वो बिल्कुल सही है। और ये जो होती है वो 5वीं स्टेज होती है, पहचान बेनाम भूमिका संभाव्यता, कौन सी है? 5वीं स्टेज होती है। चौथी कौन सी होती है? परिश्रम प्रेरता बेनाम हीनता। तो जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लाए गए थे। तो कमेंट्स करके ये भी बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं। फाइनल में मुझे आंसर भी देना कि हमारे 30 में से कितने बिल्कुल सही है या कितने गलत है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है? बच्चा याद रखना, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा गया है रॉस के अनुसार? जल्दी बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। और उम्मीद रहेगी कि सभी बच्चे क्या है इसका आंसर सही दें। देखिए मिथ्या परिपक्वता की जो अवस्था कहा गया है बच्चे याद रखना, वो कहा गया है बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है क्या, इसके बारे में जानना। मिथ्या परिपक्वता का जो मतलब होता है वो होता है कि जब बच्चा होता है वो बालक किस स्टेज के अंदर, यानी कि जिस समय वो क्या है, वो थोड़ा किस बाल्यावस्था को समाप्त करने के बाद में किसके अंदर प्रवेश कर रहा है बच्चा? वो प्रवेश करता है याद रखना किशोर अवस्था में, मतलब मिथ्या, यानी कि उसके लिए हर चीज क्या है? दुनिया है, ये जो समाज है वो क्या है? वो सिर्फ क्या है? मिथ्या, यानी कि काल्पनिक दुनिया में है। अब बच्चा क्या है? माता पिता की ज्यादा नहीं सुनता, दोस्तों की ज्यादा सुनता है। तो यही क्या होता है? मिथ्या परिपक्वता, ये चीज याद रखना। तो बाल्यावस्था क्या है? बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी उस पर, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्तियों के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तदात्मीकरण, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापना या विस्थापन? जल्दी बताइए बच्चे इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो बच्चा देखने से कहता है तदा आत्मीकरण, यानी कि दूसरों के अनुसार कार्य करना, ये क्या कहलाता है? तदा आत्मीकरण। तो ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? जल्दी से जल्दी भाई इसका राइट आंसर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, आपके आज के सेशन का। ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण या हकलाना बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। तो जल्दी से बताइए भाई, ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण और हकलाना। बच्चा याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए होगा, ऊर्जा की कमी। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो हमारा समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, इसलिए सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएं। मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आपके नंबर भी देखूंगा कितने नंबर हैं कितने नहीं हैं, और जितने भी आपके 30 में से नंबर आए आप मुझे बताइए। इसी के साथ आज की जो हमारी लास्ट क्लास है, आज की जो क्लास का समापन करते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से, धमाकेदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।